सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। आपने भी सुना होगा, कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज की बुनियाद पर। अच्छा, कि दो साबिका जो हाकिम खानदानों की गिरफ्तारी से हमने देखा कि जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा लाहक हो रहा है, क्योंकि शायद इस मुल्क में जमहूरियत दो खानदानों के गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो क्या कहते हैं, समझ जाओ कि थानेदार ईमानदार आ चुका है। इसलिए शायद आज ये मुत्तहदा अपोजिशन, जमहूरियत को खतरा, ये जिस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत यकीन जानिए सिर्फ इतनी है कि जो लोग इक़्तिदार पर 10 साल बुराजमान रहे, अवाम के, मुल्क के सियासत के मालिक रहे, हाकिम रहे, असल में अब उनका हिसाब हो रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि उस पैसे के बारे में पूछा जा रहा है जो मेरा है, आपका है। आज मुल्की मईशत पर वावेला मचाने वाले शायद ये भूल चुके हैं कि मुल्क पर 30,000 अरब कर्ज चढ़ाने के जिम्मेदार आखिर कौन है। ये खुद हैं जो वावेला मचा रहे हैं। आज मुल्की मईशत की तबाही का रोना रोने वाले ये यकीनन भूल बैठे हैं कि अगर इनके लंदन में, दुबई में बड़े बड़े महलात ना बनते, अगर जाली अकाउंट्स में कौम का पैसा ना होता, तो ना इस मुल्क पर कोई कर्जा होता, ना इस मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पे जा पहुंचती। 10 साल हुकूमत करने वाले, फ्रेंडली ऑपोजिशन कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, फ्रेंडली ऑपोजिशन करने वाले एक हुकूमत में, दूसरा फ्रेंडली ऑपोजिशन में, फिर दूसरे की बारी वो हुकूमत में और पहले वाला फ्रेंडली ऑपोजिशन में। आज 10 माह की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही, तो समझ जाएं कि वजह अवाम नहीं, वजह तुसी नहीं हो, वजह मैं नहीं हूं, वजह इनके मुकद्दमात हैं। इसी तरह अब कुछ सहाफती हलकों से भी आवाजें निकल रही हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे पकड़ लो, आओ मैं यहां खड़ा हूं, मैं डरता नहीं हूं, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाजें आ रही हैं उन मखसूस सहाफती हलकों से जिन पर पिछली हुकूमतें बहुत मेहरबान रहीं, बहुत मेहरबान रही। ये आवाजें आ रही हैं उन मखसूस सहाफती हलकों से जिन्होंने पिछले 10 साल भरपूर आसाइशें एंजॉय की हैं। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफती हलकों से जो पिछले 10 साल तक सहाफत के ठेकेदार बने हुए थे, लिटरली ठेकेदार, कि वो जिस पर हाथ रखते वो सहाफ़ी हैं, और जो उनके आशीर्वाद से महरूम रह जाए वो सहाफ़ी सॉरी टू से है ही नहीं। इनमें एक नाम है हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब आजकल आए रोज क्या करते हैं जी, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, और उसी गिरफ्तारी की दावत देते हुए हामिद मीर ने एक और वीडियो बनाई है। पहले आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर आगे जाके मजीद बात करती हूँ। रजा ये जरा क्लिप चलाइएगा हामिद मीर साहब का। मजीद जो मीर साहब हैं वो मजीद क्या फरमाते हैं, हामिद मीर साहब के झूठ बोलने से मुल्क की क्या कहते हैं खिदमत नहीं हो सकती। और हामिद मीर साहब आप इतनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, अगर एक वीडियो आप मजीद बना लें और अपने उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लें जिनकी बुनियाद बनाकर जियो ने मुल्क के हसास इदारे के खिलाफ जहर उगला, तो बड़ी मेहरबानी ना होगी आपकी। हामिद मीर साहब आज आपको आज़ादी सहाफ़त सलब होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आज मुल्क में बिला जवाज़ किसी को रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। हामिद मीर साहब आप कैसे सहाफ़ी हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, जो हर सियासतदान के फेवरेट रहे हैं। सियासतदान का फेवरेट होना क्या अच्छे सहाफ़ी होने की डेफिनेशन है, या वो सहाफ़ी अच्छा सहाफ़ी है जिसको हर सियासतदान चौक में चौराहे में बैठ के गालियां निकाल रहा हो कि कल मुझे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये सवाल मैं अवाम से पूछती हूँ कि क्या ये बहुत बड़ा सहाफ़ी है जो हर सियासतदान की गुड बुक्स में है, यानी फेवरेट है। हाँ, हर सियासतदान आप पर मेहरबान रहा, कैसे पूछ सकती हूँ मीर साहब। जरदारी साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब, दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं, क्यों, वजह बताएंगे आप। शायद यही वजह है कि आज जब ये दोनों जेल में हैं तो आपको अपनी आज़ादी सहाफ़त खतरे में नजर आ रही है, अंधेरे में नजर आ रही है। मुल्क में क्या सिर्फ आप ही एक सहाफ़ी हैं, या फिर आपके वो जो हम ख्याल सहाफ़ी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया फरोख्त करते रहे, अपना ज़मीर बेच के, कलम बेच के, वो सहाफ़ी हैं। जरा अपनी नज़र को वसी करें हामिद मीर साहब, तो अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में और भी सहाफ़ती इदारे हैं, मजीद कई सहाफ़ी हैं जो इस वक्त हम देखते हैं कि नज़रअंदाज किए जाते रहे, तब से नज़रअंदाज हो रहे हैं जब आप और आप जैसे चंद सहाफ़ी जो है वो हुकूमतों के चहीते हुआ करते थे। अब आपको लिटरली नज़र आ रहा है कि अब आप चहीते नहीं है ना, एक्चुअली
آپ کے وہ مسئلے جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے، پھر حساب کتاب کے کھاتے کھلنے والے ہیں جو آپ کو چین کی نیند نہیں لینے دے رہے، اور آپ جس چینل میں کام کرتے ہیں اس کو کروڑوں کے اشتہارات نواز شریف صاحب عطا کرتے رہے تھے۔ اور دوسری بات رہی، اگر میں آگے جا کے بات کروں، دوسری بات یہ جو اجمل قصاب صاحب کی بات ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، یہ جو اجمل قصاب صاحب کی کہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا، یہ وہ نہیں کہہ رہے بلکہ رضوان عباسی صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کا جواب میرے خیال سے اگر ہم رضوان عباسی صاحب سے ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا حامد میر صاحب، اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا۔ ہمارے ساتھ خود اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں رضوان عباسی صاحب، انہی سے سوال پوچھتی ہیں، وہ جواب دیں گے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بتائیے گا کہ جو حامد میر صاحب جو بڑے صحافی ہیں، انہوں نے آپ کا جو کلپ ہم نے دکھایا جس میں آپ گفتگو کر رہے تھے، جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اجمل قصاب پاکستانی ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ذرا آپ شیئر کر دیجئے، کیونکہ حامد میر صاحب تو بڑی کہانیاں بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، آج بھی جو پاکستان میں ممبئی اٹیک سے ریلیٹڈ کیس چل رہا ہے، اس میں جو پروسیکیوشن کا جو سٹینس ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا۔ یہاں پہ جو پروسیکیوشن چل رہی ہے، جو لوگ جیل میں ہیں اور ان کی حد تک، اور جو اجمل قصاب سے وہ جو انڈیا سے ڈاکومنٹس آئے، تو ادھر جو ایف آئی اے والوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ سبمٹ کر کے جو سٹینس لیا اجمل قصاب کے حوالے سے، وہ یہی لیا کہ وہ پاکستانی تھا۔ لیکن الحمدللہ ہم ڈیورنگ ٹرائل ایویڈنس کے بعد یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا۔ یہ ایویڈنس مینوپلیٹ کر کے، جھوٹے بیان دے کر، جھوٹے بیان ریکارڈ کر کے، جعلی ڈاکومنٹ ساتھ کورٹ فائل کے لگا کر، یہ انہوں نے اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا۔ اجمل قصاب کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ اب آج ہم، اور آج سے میرے خیال سے دو سال پہلے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کورٹ آف لاء میں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلدی سب کے سامنے بھی آ جائیں گی کہ اس کیس کی رجسٹریشن اور یہ سارا جو تھا، یہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیسے بے گناہ لوگوں کو اس کیس میں ملوث کیا گیا پاکستان میں، کیسے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ مذموم کوشش کی گئی اس انڈین ایپیسوڈ کے ساتھ، اور یہ سارا۔ لیکن میں آپ کے سامنے پوری رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس عدالت میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ ثابت، الحمدللہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گی رضوان عباسی صاحب، کسی بھی جو انسان آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس ٹائم پہ بول نیوز دیکھ رہا ہے، ایسے نہیں چلے دیکھ رہا ہے، آپ کی گفتگو، آپ کا موقف سن رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد حامد میر صاحب نے آپ کا کوئی موقف دوبارہ نہیں لیا؟ نہیں، اس کے بعد جو ہے ڈیورنگ ٹرائل اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس بارے میں انہوں نے کوئی میرا ورشن نہیں لیا اجمل قصاب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صحافت یا اوتھینٹسٹی ہے کہ تحقیقات کے بعد آپ کا کوئی موقف ہی نہ لیا گیا ہو؟ یعنی جہاں پہ موقف، ان کے موقف کو ڈیفینڈ کرے، وہاں تک وہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے رہیں، لیکن بعد میں وہ آپ کا موقف نہ لیں؟ ابھی تو دیکھیں، یہ موقف والی بات ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ ایویڈنس والی بات ہے۔ کچھ گواہان تھے جن کے بیانات کی روشنی میں ایف آئی اے والے یہ کلیم کر رہے تھے کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، وہ لوگ عدالت میں ایگزامن ہوئے، ہم نے ایویڈنس کروائی۔ اب میں کیونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کا آرڈر ہے، میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا، لیکن اس میں ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ اگر کوئی وہ ڈاکومنٹس پڑھے گا تو اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ اجمل قصاب کے متعلق جو جھوٹا پلندہ اور جو جھوٹ بولا گیا اور جو اس کو پاکستان کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی، جو اس کو پاکستانی جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ ثابت ہو کہ وہ پاکستانی ہے، وہ بالکل ناکام ہو گئے، اور ایویڈنس کی مضبوط شواہد کی بنیاد پہ وہ ناکام ہوئے کہ، اور وہ جو جعلی جو جھوٹی شہادتیں جو انہوں نے پیش کی ہوئی تھیں، وہ بالکل جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکی کورٹ آف لاء میں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پاکستانی نہیں تھا۔ تو اب تو موقف والی بات نہیں ہے، اب تو ایویڈنس والی بات ہے۔ وہ اس کی بیسس پہ کوئی بھی آدمی یہ سرٹینٹی سے کہہ سکتا ہے
देखें उसके बाद उसका अजमल कसाब का डोमिसाइल इंडियन पता चला कि इंडिया के किसी सूबे का और किसी डिस्ट्रिक्ट का वो डोमिसाइल होल्डर भी था। तो अब तो बहुत सारी चीजें इससे आगे आगे हैं, लेकिन वो जो बातें हैं वो इंडिया मैं का उनकी नहीं करता। बल्कि जिस ठीक ठीक अच्छा, जिस रेवेन्यू ऑफिसर ने उसका डोमिसाइल निकाला था उसको भी जॉब से जाना पड़ा। ये तमाम खबरें सरहद पार से यहाँ पर आई, और ये आपको भी पता होगा कि डोमिसाइल के लिए अगर आपका डोमिसाइल भारत ही निकलता है, जैसा कि सामने आ चुका कि अजमल कसाब का डोमिसाइल भारत ही पकड़ा गया, उसके लिए तो बड़ी दस्तावेजात चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड, आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, बहुत सी चीज़ें। तो वो तमाम डाटा मिलने के बाद ही उस रेवेन्यू ऑफिसर को जॉब से जाना पड़ा ना। फिर भी ऐसे लोग ऐसा एजेंडा करते हैं, आपको क्या समझ आता है? देखें आप इस चीज़ पे ज़रा गौर करें कि आपकी बात दुरुस्त है कि डोमिसाइल जो है, कोई भी आदमी जाए डोमिसाइल बनवाने के लिए तो उसे डोमिसाइल नहीं मिलता। पहले ये देखा जाता है कि क्या वो उस एरिया का रहने वाला है। डोमिसाइल जो है बाज़ एरियाज़ में जो है वो रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, और ज़्यादातर जो है वो डोमिसाइल हमारे सब कॉन्टिनेंट में चलता है। तो वो डोमिसाइल के लिए प्रॉपर एक इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, और उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि वो आदमी इस एरिया का रहने वाला है कि नहीं है। और फिर जब तसल्ली होती है कि ही इज़ रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया, तो फिर उसको डोमिसाइल इशू किया जाता है। तो उसका जो है इंडियन डोमिसाइल निकला। ये किसी ने नहीं कहा कि ये जो डोमिसाइल के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये गलत हैं और फलां। एक आदमी को उन्होंने बस साइड पे हटा दिया कि जी ये गलत डोमिसाइल और फलां, ये चीज़ें बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता, मैं तो उन चीज़ों पे जा रहा हूँ कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और जो कुछ चीज़ें अभी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं, वो चीज़ें इस कदर काफ़ी हैं कि उनकी बेसिस पे ये यकीन से कहा जा सकता है कि अजमल कसाब का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो पाकिस्तानी नहीं था। ठीक है जी, ठीक है रिजवान अब्बासी साहब, आगे चलते हैं। ये बताइए कि जो रियासती इदारे हैं इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, हम देखते हैं कि अब आजकल आज़ादी का मयार या स्टैंडर्ड, सॉरी टू से, शायद ये सेट कर दिया कि कुछ सो कॉल्ड बड़े सहाफ़ियों की जानिब से कि जितनी आप बुछाड़ करेंगे रियासती इदारों पर, तुंदो तेज़ नश्तर बरसाएंगे तनकीद के, यानी टू कट शॉर्ट उनको गंदा कर देंगे दुनिया में, झूठे इल्ज़ामात लगा के, झूठी कहानियां सुना के। इसके बारे में कानून क्या कहता है? इसको आज़ादी कहते हैं? कानून क्या कहता है? कानून ने कोई लिमिट्स बताई हुई हैं? जी बिल्कुल, कानून में बहुत सारी लिमिट्स हैं और इसमें बहुत सारे लॉज भी अभी एग्जिस्ट करते हैं और बड़े उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाया जा सकता है। और ये हमारी बदकिस्मती के ये सिर्फ हमारे यहाँ ये फैशन पाया जाता है कि अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए किसी इदारे को हम छोटा साबित करने के लिए और उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है ये नहीं होना चाहिए, इसको परवान नहीं चढ़ना चाहिए और इसको डिस्करेज करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। देखें हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की वजह से आज हम दुनिया में किसी जगह पे भी हमारा नाम इज़्ज़त से और हमारी शनाख्त पाकिस्तान है। और अगर हम पाकिस्तान के इदारों और उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की हर्जा सराई करेंगे तो वो इनफैक्ट हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं। ये इससे हमारा कद अगर सोचा जाए तो कद बढ़ता नहीं है, हमारा कद कम होता है। हम लोग हमारा